दिल्ली में विधानसभा चुनाव नज़दीक आ चुके हैं और हमारे साथ हैं अभी बिजवासन विधानसभा से 3 बार जीते हुए विधायक और 2020 के पूर्व प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से सत्यप्रकाश राणा जी। नमस्कार सत्यप्रकाश जी। नमस्कार जी। सर, सबसे पहला आपसे सवाल मेरा ये है कि राजनीति गलियारों में आपने कब कदम रखे, कब आपको लगा कि राजनीति में आना चाहिए? राजनीति में सच में नहीं आया। मैं सामाजिक क्षेत्र में ही काम करने का मेरा विश्वास रहा और 1985 में मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ा। करीब 6 साल मैंने विद्यार्थी परिषद में काम किया और 92 में मैं बीजेपी के साथ जुड़ा। मुझे नहीं पता था मुझे चुनाव लड़ना है। 93 में पार्टी ने मुझे इस योग्य समझा कि मैं चुनाव लड़ूं और बीजेपी ने मुझे चुनाव लड़वाया। तो पहली बार आप 1993 में विधायक बनकर बिजवासन विधानसभा के लिए आपने काम किया। तो जब आप पहली बार विधायक बने तो उस समय का आपका एक्सपीरियंस कैसा था? अच्छा एक्सपीरियंस था। उस समय हमारी सरकार भी बनी और बहुत काम करने का अवसर हमें मिला। पहली बार दिल्ली में विकास क्या होता है ये लोगों को एहसास हुआ। अनाथाइज कॉलोनियाँ बहुत सारी थी जहाँ पहले कभी विकास नहीं हुआ था। ग्रामीण क्षेत्र था जहाँ पहले कभी विकास नहीं हुआ था। तो बहुत सारे रोड हमने ऐसे बनाए जो पहली बार बने थे। बहुत सारी गलियाँ ऐसी बनाई जो पहली बार बनी थी। बहुत सारी जगहों पे लाइट पहली बार पहुँची थी। तो अच्छा लगा काम करके और लगा हमने बहुत सार्थक काम किया दिल्ली में उस समय। अच्छा, उसके बाद फिर दोबारा आपको भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार, क्योंकि जब काम सही होता है तो उसे दोबारा टिकट का मौका मिलता है, फिर आप अगेन दोबारा आए तो दोबारा उस टाइम पे आपको क्या लगा कि हाँ किन चीज़ों को लेकर के आपको आना चाहिए? क्योंकि हर बार पार्टी का एक एजेंडा होता है। तो आपकी पार्टी, क्योंकि आप 3 बार विधायक रह चुके, तो आप किन कामों को कर पाए और आपको ऐसा लगता है कि वो इस टाइम पे नहीं हो पा रहा है जो आपने आज से 10 साल पहले किए हैं? देखिए, हमारा जो क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्र है, अनाधिकृत कॉलोनी वाला क्षेत्र है। कुछ थोड़ा सा पार्ट ऐसा है जो डेवलप पार्ट है। हमारे यहाँ सब तरह की परेशानियाँ हैं और बहुत सारे काम करने का अवसर मुझे मिला इस क्षेत्र। हमारे यहाँ पानी की बहुत गंभीर समस्या रही और 2008 में जब मैं एमएलए बना था उसके बाद तो पानी का बहुत ज़्यादा क्राइसिस हमारे यहाँ था। बहुत लड़ाई मैंने लड़नी पड़ी और लोग मुझे पानी वाला एमएलए कह के पुकारते थे। इतना मैं लड़ता रहता था पानी के लिए। शीला दीक्षित को हमेशा घेरता रहता था कि पानी दो। मूनक नहर बन के तैयार हो चुकी थी और द्वारका ट्रीटमेंट प्लांट भी बन के तैयार हो गया था, लेकिन मूनक नहर चालू नहीं हो रही थी। और आप सोचिए कि 7 साल लगभग 6.5 साल शीला दीक्षित जी की सरकार थी, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन इन लोगों ने मूनक नहर को चालू नहीं कराया और जिसकी वजह से दिल्ली में पानी का क्राइसिस बना रहा। नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने 2014 में और मैं जब यहाँ एमएलए था तो हमने हरियाणा सरकार अब बीजेपी की बनी और हमने मूनक नहर को चालू कराया। अच्छा, वो जो नहर चालू हुआ वो जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए उसके बाद हुआ? उससे पहले जब तक कांग्रेस की सरकार थी तब तक ये काम नहीं हुआ था? नहर बनके तैयार हो रखी थी। अच्छा। लेकिन उसमें पानी नहीं छोड़ा गया। जब खट्टर साहब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने उसमें पानी छोड़ा और दिल्ली को पानी मिला। 40 MGD का जो द्वारका ट्रीटमेंट प्लांट है वो चालू हुआ, 20 MGD का बवाना ट्रीटमेंट प्लांट चालू हुआ, 20 MGD का ओखला ट्रीटमेंट प्लांट चालू हुआ। ये सारे ट्रीटमेंट प्लांट भी कांग्रेस ने बना रखे थे, लेकिन पानी ना होने की वजह से वो खाली पड़े थे। हमने उसको चालू किया, सब काम करके हम पानी दे पाते उससे पहले 2015 में हम विदा हो गए। लोगों ने हमें दोबारा नहीं चुना और घरों में नलों में पानी हमारे रहते हुए आता वो नहीं आ पाया, थोड़े दिन बाद आया, लेकिन उसकी सारी तैयारी हमने की थी। मेरी ये भी योजना थी कि सारी पाइपलाइन भी हम नहीं डालेंगे जब पानी आएगा, क्योंकि जैसे अब राजनगर है, अब राजनगर में जितनी पाइपलाइन डली वो पार्ट में डली। ट्यूबवेल लगाते थे और ट्यूबवेल के अकॉर्डिंगली पाइपलाइन डलती थी। उसका परिणाम ये हुआ कि
कोई पाइपलाइन 10 साल पहले डली है, कोई 15 साल पहले डली है, कोई 20 साल पहले डली है, कोई 4 फुट पे है, कोई 5 फुट पे है, कोई 6 फुट पे है, तो वो अनइवन है सारी पाइपलाइन। और जब उसमें पानी छोड़ा तो वो पानी ठीक से लोगों के घरों में पहुंचा नहीं, और वो पाइपलाइन बहुत बड़े स्केल पे लीकेज भी उसमें था, जिसकी वजह से सीवर का पानी लोगों के घरों में आना शुरू हो गया, जो आज तक आ रहा है। अब 70% आदमी के घर ऐसे हैं जहाँ गंदा पानी आता है, सीवर का पानी मिक्स होकर आता है, और बहुत सारे घरों में पानी पहुंच नहीं पा रहा क्योंकि पाइपलाइन ठीक नहीं है। तो हमारी बहुत प्रायोरिटी होगी कि हम आएंगे सरकार में तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि सारी पाइपलाइनों को ठीक करके प्रायोरिटी होगी कि लोगों के घरों में साफ पानी पहुंचे। इस बात को हम जरूर ध्यान में करेंगे जी। जैसे कि आपने पानी की समस्या बताई कि पानी अब बहुत गंदा आ रहा है, लेकिन बात अगर दिल्ली की जाए तो दिल्ली ने 2015 से लेकर 2025, अब हम नए साल में पैर रखने वाले हैं, तो अभी तक किसी और पार्टी को मौका नहीं दिया। भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी को जिता रही है, वो बीजेपी नहीं देखना चाहती, वो कांग्रेस नहीं देखना चाहती। तो कहाँ बीजेपी इस चीज़ में नाकाम रह जा रही है और आम आदमी पार्टी इस चीज़ को लोगों तक पहुंचा पा रही है और लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि गरीबों की पार्टी है आम आदमी पार्टी, तो क्या इसका इम्पैक्ट भी आने वाले चुनाव में पड़ेगा? देखिए, इस विषय पे तो मैं ज़्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ कि जनता क्यों सोच के उन्होंने केजरीवाल को जिताया और किस तरह का उनका मानसिक स्थिति रही। लेकिन इतना ज़रूर है कि लोग आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि हमने गलती की, हमने एक ऐसे आदमी को चुना जिसने ठीक से अपनी जिम्मेदारी को निभाया नहीं, और दिल्ली विकास के मापदंड के ऊपर बहुत पीछे चली गई। दिल्ली देश की राजधानी है, और देश की राजधानी होने के नाते से दिल्ली के लोगों को एक एहसास होना चाहिए कि वो राजधानी में रहते हैं। दिल्ली में पानी लोगों को नहीं मिल रहा है। अगर मैं बिजवासन विधानसभा क्षेत्र को ही देखूं तो बिजवासन विधानसभा क्षेत्र का 80% क्षेत्र ऐसा है जहां पानी नहीं है या पानी गंदा है। हमारे कापासेड़ा का इलाका है, बिल्कुल पानी नहीं है। बिजवासन में पानी नहीं है, संभालका में पानी नहीं है, रंगपुरी में पानी नहीं है, महिपालपुर में हमने यूजीआर बनाया था लेकिन पानी नहीं है। नांगल देवत में टैंकर से पानी आ रहा है। रंगपुरी पहाड़ी, अर्जुन कैंप, शालापुर, हर जगह की हालत बुरी हालत है। ईसापुर, बामनोली, भरथल, धुलसरस, शाहबाद मोहम्मदपुर में पानी की बहुत प्रॉब्लम है। बागडोला में पानी की प्रॉब्लम कभी नहीं हुई, अब पानी की प्रॉब्लम है। सेक्टर 8 द्वारका ने डीडीए ने डेवलप किया है, लेकिन सेक्टर 8 में पानी की बहुत प्रॉब्लम है। तो कोई इलाका ऐसा नहीं है कि जहाँ पे हो। राजनगर का मैंने आपको बताया है कि 70% लोगों के घरों में गंदा पानी आ रहा है और बहुत सारे घरों में पानी आ नहीं रहा है। तो ये जो हालात बने हैं ये बुरे हालात हैं, और ये बुरे हालात इसलिए बने हैं कि सरकार ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। अच्छा, सरकार ने लोगों के लिए फ्री बस की, फ्री बिजली, फ्री पानी, सारी चीज़ें फ्री की है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिले। तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ये चीज़ें नहीं दे रही है जिसकी वजह से जनता उन्हें पसंद नहीं करती है? देखिए, एक मुद्दा तो ये है कि फ्री देने की बात केजरीवाल ने की, लेकिन उसके साथ में बहुत सारी परेशानियां मिली हैं। अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, कहने को तो फ्री बसें हैं, लेकिन महिलाएं बेचारी खड़ी रहती है बस स्टॉप के ऊपर और बस वाला सीधा निकल जाता है, रोकता नहीं है। और या आगे जाके रोकेगा और भाग भाग के बस में चढ़ने का प्रयास करना पड़ेगा। बदतमीजी होगी, व्यवहार ठीक नहीं होगा। इसी तरह पानी का मैंने आपको बता दिया कि पानी गंदा आ रहा है, पानी आ ही नहीं रहा, तो फ्री क्या होगा। तो परेशानियां हैं। बीजेपी ने भी तय किया है इस बार कि बीजेपी पहली बात तो ये है कि जो सरकार कोई सुविधाएं दे देती हैं तो दूसरी सरकार वो उन सुविधाओं को बंद नहीं करती है, उसमें सुधार करने का प्रयास करती है। बीजेपी ने भी तय किया है कि हम भी ये सारी सुविधाएं जारी रखेंगे, हम कोई काटने वाले नहीं हैं, बल्कि हम उसमें सुधार करेंगे। चाहे दिल्ली ट्रांसपोर्ट का सिस्टम हो, हम बसों की व्यवस्था को सुधारेंगे, बसें ठीक चलें, बसें ठीक जगह रुकें, बसों का बेड़ा बढ़ाया जाए, और महिलाओं को जो निःशुल्क यात्रा का जो सुविधा मिली है वो निःशुल्क यात्रा उनकी जारी रहे। इसी तरह पानी है, पानी की व्यवस्था को हम सुधारेंगे। हमारी गारंटी होगी कि हम साफ पानी लोगों के घरों में पहुंचाएं, और जो निःशुल्क पानी की व्यवस्था है वो भी जारी रहे। बीजेपी एक तरफ कहती है कि आम आदमी फ्री की रेवड़ी दे रही है, और कहीं
इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है। आम आदमी पार्टी ये कहती है कि हम अगर गलत कर रहे हैं तो वो इसको सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी ही मतलब खोदे हुए गड्ढे में गिरती जा रही है, ऐसी तो बात नहीं है। नहीं, ये गड्ढे में गिरने वाला विषय नहीं है। देखिए, जो भी सरकार काम करती है, सरकार जनता के भले के लिए काम करती है। तो आप इस चीज़ को मानते हैं कि जो फ्री सर्विस आम आदमी पार्टी ने दी है वो सही है? बात सही और गलत की नहीं है। बात यह कि एक सुविधा एक सरकार ने दे दी है, तो अब मनरेगा, कांग्रेस मनरेगा को लेके आई, ठीक है ना, और फिर केंद्र में हमारी सरकार आ गई, तो हमने मनरेगा को बंद तो नहीं किया, हमने जारी रखा है, ठीक है ना। फूड सिक्योरिटी बिल कौन लेके आया था? फूड सिक्योरिटी को बिल हम तो नहीं लेके आए थे, कांग्रेस लेके आई थी, हमने उसको जारी रखा। बल्कि मोदी जी ने फ्री अनाज देने का 2020 से मोदी जी ने शुरू किया है, जो अभी भी चल रहा है। जनता की भलाई के लिए जो भी कार्य किए जा सकते हैं वो हम करेंगे। इसमें कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि हम किसी को नीचा दिखाने के लिए या कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं है। जनता का जहाँ भला है और जनता का भला किस तरह से हो सकता है, उस गारंटी के साथ हमें काम करना है। जैसे कि 2 टर्म से विधायक आम आदमी पार्टी के आ रहे हैं, पहले देवेंद्र सहरावत थे, उसके बाद BS जून, तो उनके काल में ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हो पाया और आपको लगता है कि अगर आप आते तो आप उस चीज़ को करते? देखिए, 2 टर्म में हमारे क्षेत्र के साथ बड़ा दुर्व्यवहार हुआ है। मैंने महिपालपुर UGR, मैंने बताया ना आपको, महिपालपुर UGR की ज़मीन का मैंने अलॉटमेंट करवाया और उसके पैसे मैंने मंजूर करवा दिए। काम शुरू नहीं हो पाया था मेरे रहते हुए, जो कि बाद में शुरू हुआ, लेकिन ये था कि विद इन 2 ईयर्स वो UGR बन जाएगा। UGR नहीं बना, 5 साल पूरा निकल गया और बाद में 2020 में आके वो UGR चालू होने की स्थिति आई। यानी 2014 से लेके 2015 से लेके और 20 तक वो बना नहीं, और जब बना तब भी उसकी कोई उपयोगिता ठीक से हो और पानी लोगों तक पहुँचे, इस बात की गारंटी इन लोगों ने नहीं ली। वहाँ बंदरबाट होगी, वहाँ भेदभाव हो गया, कुछ लोगों को ज़्यादा पानी मिला, बहुत सारे लोगों को पानी मिला ही नहीं, और वो वेस्टेज हो गया। आज महिपालपुर, रंगपुरी, नांगल देवत और पहाड़ी और सब लोगों को मिला के सब लोगों को पानी उससे मिलना था। अभी तक नांगल देवत में 1 बूंद पानी नहीं पहुंचा है। हाँ जी, वसंत एंगलों में पानी नहीं पहुंचा है। रंगपुरी में 2-3 दिन में एक बार पानी आता है, वो भी थोड़े से घरों में आता है, और महिपालपुर में भी करीब 60-70% घरों में पानी आ नहीं रहा है। महिपालपुर के ब्लॉक की बहुत सारी गलियाँ ऐसी हैं जहाँ 1 बूंद पानी नहीं है, वो टैंकर्स के ऊपर निर्भर हैं। तो ए ब्लॉक में पानी नहीं है, बहुत सारे ब्लॉक ऐसे हैं जहाँ पानी नहीं है। अर्जुन कैंप में लोग टैंकर से पानी लेते हैं, रंगपुरी पहाड़ी पे लोग टैंकर से पानी लेते हैं। तो आपकी क्या जिम्मेदारी है? अगर आप MLA बने हैं, आपने लोगों से गारंटी ली है, तो फिर आप ये गारंटी भी लें कि आप काम करेंगे, और जो भी काम आपको जिस तरह से भी करना हो, लोगों को पानी तो आप देंगे, लेकिन आप नहीं दे पाए। अच्छा, आपका ये कहना है कि अगर आप विधायक होते तो आप पानी की सुविधा तो वहाँ के लोगों को देते। दूसरा ये कि अगर बात सड़कों, वहाँ की गलियों की जाए, आपका महिपालपुर हो या हम यहाँ भी एरिया में आपकी विधानसभा में देखें, तो सड़कों पर भी काम नहीं हुआ है। तो इसके पीछे आपको क्या लगता है, किसकी कमी है? या आपके टाइम में क्या सड़कें पूरी बनी हुई थी? बहुत सारी सड़कें बनी थी, कोई सड़क मुझे ऐसा ध्यान में नहीं आ रहा जो मेरे टेन्योर में ना बनी हो। हमने सब रोड बनवाए थे, और जितने स्कूल हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल, सबकी बिल्डिंगें मैंने बनवाई थी। लेकिन स्कूल में, मैं आपकी बात काटूंगी, स्कूल में डेवलपमेंट तो अब हो रहा है जब आम आदमी पार्टी आई है। अब दिखावा हो रहा है। मैं दिखावा हो रहा है इसलिए कह रहा हूँ आपको कि 2012 में मैंने रंगपुरी में एक स्कूल की ज़मीन का अधिग्रहण करवाया, 4 एकड़ ज़मीन नया स्कूल बनाने के लिए। कुछ थोड़ा डिस्प्यूट हो गया था, तो 2014 में वो डिस्प्यूट ख़त्म हो गया। अब 2014 में वहाँ बिल्डिंग बनना शुरू हो जाना चाहिए था, 15 में। आप कौन से स्कूल की बात कर रहे हैं? वहाँ रंगपुरी में एक नया स्कूल बनना था। 4 एकड़ ज़मीन का मैंने अधिग्रहण करवाया था। मैं 15 के बाद से MLA नहीं हूँ।
10 साल पूरा हो गया है, उस स्कूल की बिल्डिंग में आज तक काम शुरू नहीं हुआ। ठीक है, हमारे यहाँ कोई एक भी नया स्कूल नहीं बना है। हमारे यहाँ कोई जैसे मैंने कहा पानी की सुविधा बढ़ जाए, कोई इस पे काम नहीं हुआ है। हमारे यहाँ रोडों की हालत बहुत ख़राब है। हमारे यहाँ कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है जहाँ बच्चे खेल सकें। हमारे यहाँ जैसे अब राजनगर है और बहुत सारी जगह हैं जहाँ कम्युनिटी सेंटर, महिपालपुर है, महिपालपुर कॉलोनियाँ हैं, वहाँ कम्युनिटी सेंटर नहीं है। लेकिन ये लोग कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं बना पाए। तो इन्होंने अपनी जिम्मेदारी कुछ निभाई नहीं है। इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि लोग ये कहें कि वाह हमारा ये काम तो कम से कम कर दिया। ऐसा कोई काम इन्होंने नहीं किया। जी, आपकी विधानसभा में अगर कैटेगरीज देखा जाए तो वसंत कुंज एरिया भी आप में आता है जो कि डेवलप एरिया है। एक आपका झुग्गी झोपड़ियों का एरिया भी आता है, उधर अर्जुन कैंप है, इजराइल कैंप है, और उसके बाद महिपालपुर जो कि अनऑथराइज्ड एरिया में आता है आपका, ये एरिया भी है। तो हर एरिया का अलग एक मुद्दा होता है। तो आपको क्या लगता है कि जो झुग्गी झोपड़ी का एरिया है उनकी बेसिक जो मतलब प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं आपके अकॉर्डिंग? एज अ विधायक आप उनको किस तरीके से देखते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को? देखिए, अब रंगपुरी पहाड़ी को अगर आप देखें, वहाँ करीब 10,000 वोटर्स रहता है। मैं पिछला चुनाव वहाँ हारा था बुरी तरह से, और ये लोग अच्छे तरीके से जीते थे। अगर मैं कहूँ कि मिस्टर जो यहाँ एमएलए अब रहे वो कहाँ से जीते, तो रंगपुरी पहाड़ी से जीते थे चुनाव। लेकिन इन्होंने वहाँ कोई कार्य नहीं किया। आप बिलीव करेंगे, दिल्ली में वो लोग रहते हैं और 10-10 घंटे गर्मियों में बिजली वहाँ कटौती हुई है। 10 घंटे बिजली कटौती, उन लोगों को बिजली नहीं मिली। आप 2020 से 25 की बात? जी, 2020 से 25 की बात कर रहा हूँ। वहाँ बुरी तरह बिजली कटौती होती रही, इन लोगों ने कुछ नहीं किया। हमने लड़ाई लड़के कुछ थोड़ा सा उसको ठीक कराया, बट फिर भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। हर गर्मियों में ये हालत होती रही है। वहाँ रोड नहीं है, वहाँ सार्वजनिक टॉयलेट्स नहीं है, वहाँ पानी नहीं है, कोई काम वहाँ इन्होंने नहीं किया है। वहाँ स्कूल नहीं है, एक प्राइमरी स्कूल है जो किसी तरह से वहाँ काम चल रहा है। शमशान घाट नहीं है, लोग शमशान घाट के लिए इधर उधर घूमना पड़ता है लोगों को। तो इस तरह के हालात में वहाँ लोग जी रहे हैं। मैंने बताया ना आपको, चाहे ऑथराइज इलाका है, चाहे अनऑथराइज इलाका है, चाहे झुग्गी है, चाहे गांव है, इन्होंने कहीं पे भी काम नहीं किया। अच्छा, पॉश इलाके में भी काम नहीं हुआ है आपके का? क्योंकि वसंत कुंज एरिया जो है, इनकी डिमांड्स भी अलग होती हैं। जो आपकी झुग्गी झोपड़ी और पॉश इलाके में इनके डिमांड्स अलग होते हैं। तो आप पॉश इलाके में किस तरीके से उनकी मतलब क्या डिमांड्स होती हैं और किस तरीके से उनको पूरा कर सकते हैं? देखिए, जैसे वसंत कुंज है, वसंत कुंज का कुछ थोड़ा पार्ट मेरे इलाके में लगता है। चार पॉकेट्स लगती हैं। वसंत कुंज में भी कुछ इलाका ऐसा है जहाँ पानी की प्रॉब्लम थी, लोग उसकी शिकायत करते थे। हम आएंगे तो निश्चित रूप से उसको ठीक करेंगे। रोड्स की प्रॉब्लम वहाँ रही, वहाँ पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पार्किंग को लेकर बड़ा झगड़ा होता रहता है, और पार्क के डेवलपमेंट का इशू है, और इस तरह के इशू आते रहते हैं। तो हम लोग ध्यान देंगे। और अच्छा, क्योंकि आप 3 बार विधायक रह चुके हैं तो लोग आपसे कहीं ना कहीं कनेक्ट है, क्योंकि आप इसी विधानसभा में हैं, बिजवासन से कनेक्ट हैं लोगों से। तो क्या जो पुराने आपके लोग हैं जिनके साथ आप जुड़े हुए थे, क्या वो अभी भी आपको कंप्लेन करते हैं, या आप नए विधायक के पास जाते हैं जो अभी मौजूदा में हैं? मुझे लगता है हमारे पास ज़्यादा आते हैं, उनके पास कम जाते हैं। आपके पास ये क्रेडिबिलिटी का इशू है। लोगों को लगता है कि उनके अंदर क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो काम करने की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, मिलते भी नहीं हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ है कि वो यहाँ के रहने वाले नहीं थे। जो एमएलए बने वो कहीं से आए और उनको उनकी पार्टी ने टिकट दे दिया और वो एमएलए बन गए। तो ये जो इशू है ये बड़ा गंभीर इशू है। कई बार आदमी बाहर से आ जाते हैं, उनका मकसद सिर्फ चुनाव लड़ना होता है, लोगों की सेवा करना उनका मकसद नहीं होता, और वो गलती से जीत जाते हैं तो फिर पूरे इलाका सफ़र करता है। तो ये हमारे इलाके ने भी सफ़र किया है। अच्छा,
जैसे कि आप 2 बार से विधायक नहीं हैं, क्योंकि आप रह चुके हैं, कंटिन्यूस रहे हैं और उसके बाद विधायक नहीं हैं, तो आम जनता ने आपसे कोई गुहार लगाई हो कि विधायक जो हैं वो हमारे इस काम को करें। तो इन 10 सालों में आपने कोई ऐसा काम किया है जनता के लिए कि जनता उस चीज़ को याद करके अब आने वाले टाइम में आपको सपोर्ट करे? देखिए, जहाँ तक प्रशासनिक कार्य हैं, प्रशासनिक कार्यों का तो हम निर्देश तो नहीं दे सकते कि भाई हम निर्देश दें, लेकिन जनता की डिमांड के ऊपर हम अधिकारियों को इस बात के लिए आग्रह करते रहें कि भाई, जैसे मैं पानी की ही प्रॉब्लम बता रहा हूँ, तो मैं बहुत बार चीफ इंजीनियर से, बाकी लोगों से मिलता रहा हूँ और उनको इस बात के लिए हम कहते रहें कि भाई आप जो फौरी व्यवस्था कर सकते हैं वो करें। इसी तरह से डीएम के लेवल पर जो काम हो सकते हैं तो डीएम से मिलके और उसमें जो मदद हम कर सकते हैं वो करें। जहाँ तक मेरे व्यक्तिगत इशू है तो मैं अगर मेरे पास समय है तो हमने इन्वायरमेंट पे काम करने का सोचा कि खाली समय पे हमें क्या करना चाहिए, और मैंने 2021 से मैं पेड़ लगा रहा हूँ। मैंने एक टैंकर ख़रीदा है पानी का, कुछ और इक्विपमेंट ख़रीदे हैं और हम लोग पेड़ लगाते हैं। तो बहुत सारे हज़ारों हज़ार पेड़ हमने लगाए हैं और उनको पालने का भी प्रयास किया है। अच्छा, कहाँ लगाए हैं ये पेड़ आपके, मतलब अपने ही विधानसभा क्षेत्र में या ऑल ओवर दिल्ली में? ऑल ओवर दिल्ली में जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पेड़ लगाने का मेरा प्रयास होता है। कहीं मैं बाहर भी चला जाता हूँ तो बाहर भी मैं किसी नर्सरी, अगर मुझे कोई नर्सरी मिले और कुछ मिले तो हमारा प्रयास होता है कि वहाँ से कुछ पेड़ खरीदो और वहाँ कुछ ना कुछ लोगों को बात करके पेड़ लगा के आओ। तो अभी जैसे मैं राजस्थान में सलूम्बर में 1 महीने के लिए था, तो वहाँ भी मैंने बहुत सारे पेड़ सलूम्बर में लगाए। महाराणा प्रताप की समाधि सलूम्बर में है, तो महाराणा प्रताप की समाधि पे भी हम लोग पेड़ लगा के आए और वहाँ लोगों को मैंने इस बात का आग्रह किया कि आप लोग अपने इलाके में पेड़ लगाएं। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता एनवायरनमेंट के प्रति बढ़े, जिससे कि देश में एक अच्छा वातावरण बने। मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि हर विधायक, हर सीएम, प्रधानमंत्री तक पौधा लगाते हैं, लेकिन पौधा लगाना और पौधे को संरक्षण देना, उसका केयर करना, केयर टेकर बनना एक तरीके से, इसमें फ़र्क है। तो अभी तक कितने पेड़ आपके लगाए हुए हैं और वो बढ़ रहे हैं? मतलब कुचले तो कही जाते हैं कि आपने बीज तो बो दिया लेकिन उसको उखाड़ के फेंक देते हैं या उसकी केयर नहीं होती, पानी नहीं मिलता। तो आपके द्वारा कितने पेड़ लगाए गए हैं जिनका संरक्षण किया जा रहा है? और आप अगर संरक्षण करवाते हैं तो क्या आप खुद करते हैं या किसी और को कहते हैं करने के लिए? देखिए, हमारा प्रयास होता है कि पूर्ण संरक्षण हो। जैसे अभी हमने नांगल देवत में पेड़ लगाए तो करीब 2 लाख रुपए हमने उस जगह पे खर्च किए। उसकी बाउंड्री हमने पूरा वायर फेंसिंग उस जगह की करवाई, जिससे कि कोई आवारा पशु आके उसका उन पेड़ों को बर्बाद ना करे। ऐसे ही द्वारका में कोई 1 एकड़ ज़मीन थी, उस द्वारका में 1 एकड़ ज़मीन में हमने करीब 60-70 हज़ार रुपये खर्च किए, उसका वायर फेंसिंग करवाई और फिर वहाँ पेड़ लगाए। ऐसे ही मैंने हज़ारों हज़ार ट्री गार्ड बनवाए हैं। तो ट्री गार्ड लगा के फिर हम पेड़ों को संरक्षण देने का प्रयास करते हैं और उन्हें पानी भी देने का प्रयास करते हैं। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि जो पेड़ लगाए उसको हम पालें भी। अच्छा, आपने पेड़ के बारे में बताया, तो आप किस तरह के पेड़ लगाते हैं? क्योंकि मेन बात ये होती है कि एक कोई भी पौधा लगा देना, क्योंकि हमें पता है कि कौन सा पेड़ है जो आने वाले टाइम में हमें और हमारे बच्चों को भी फ़ायदा देगा। तो किन पेड़ों का चयन आप करते हैं लगाने के लिए? 2 तरह से पेड़ हम लगाते हैं। एक तो हम अपनी मर्ज़ी से लगाते हैं, तो उसमें तो हमारा प्रयास होता है कि पीपल हम लगा दें, बर्ड लगा दें, जो भी बड़े दरख्त हों, बड़े दरख्त की श्रेणी में जो आते हैं, तो बड़े दरख्त हम लगाएं जिससे कि वो बड़े पेड़ बन जाएं। दूसरा ये होता है, कई बार लोग हमें अप्रोच करते हैं कि भाई हमारे यहाँ कुछ पेड़ लगा दो, तो फिर हम उनसे पूछते हैं आपको क्या चाहिए, फिर वो जो बोलते हैं वो हम लगाते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों ने हमें कहा भाई अशोका के पेड़ हमें चाहिए, तो किसी ने कहा 100 अशोका के पेड़ दे दो, तो फिर हम नर्सरी से ऑर्डर करते हैं और उनको अशोका के पेड़ देते हैं। तो ऐसे हज़ारों हम अशोका के पेड़ बांट चुके होंगे, अब तो लोगों को लगा चुके होंगे। फिर वो हमें बुला कहते हैं जी आप ही लगाओ, हम आपसे लगवाएंगे, तो फिर हम लगाते हैं। तो ऐसे ही आम हमने बहुत सारे लगाए हैं, पीपल लगाए हैं, जामुन के हमने हज़ारों पेड़ लगाए हैं, नीम के बहुत पेड़ लगाए हैं। तो ऐसे सब पेड़ लगाते हैं। जिस
तरीके से दिल्ली में डेवलपमेंट हो रहा है, आपको लगता है आप फ्रूट्स बेरी जो ये पेड़ लगा रहे हैं, वृक्ष लगा रहे हैं, इनका आने वाले टाइम में बेनिफिट होगा? क्योंकि जितना मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाएंगे, सड़कें बनेंगी, हाईवेज बनेंगे, तो इन पेड़ों को तो काट दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जो उस सिस्टम में नहीं आते हैं, रोड से अलग हटके हैं, और ये है। अगर आपने नई दिल्ली आप देखेंगे तो नई दिल्ली कितनी हरी भरी है, कितने सारे पेड़ लगे हैं, तो काटे तो नहीं गए हैं। वहाँ रोड भी हैं और पेड़ भी हैं। तो ऐसे ही सब चीज़ें हैं। और मैं तो ये जनता से आग्रह करूँगा कि हम लोग इस बार आए हैं और हम लोग दिल्ली को और हरा भरा करने में दिल्ली का सहयोग करेंगे। दिल्ली देश की राजधानी है, ये दिल्ली के हर आदमी के एक जहन में लगना चाहिए। और कोई उसमें उनसे मिलने आए बाहर से और उसको मिलके उसके घर में आए या उसकी गली में आए, तो उसको एक एहसास होना चाहिए, वाह मैं दिल्ली में आया हूँ। अभी तो वो डिसपॉइंटेड होता है, अभी तो बाहर से आके उसको लगता है कि ये दिल्ली है यार, तुम यहाँ रहते हो, हमारा गांव इससे कहीं ज़्यादा अच्छा है, क्यों रहते हो यहाँ, चलो गांव वापस। अभी तो ये हालत है। ग्रीनरी को लेकर के कह रहे हैं। चलिए हम आते हैं मेन मुद्दे इलेक्शन पर, दिल्ली के इलेक्शन पर। तो जो आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है और यहाँ से अभी बीजेपी से कोई डिक्लेयर नहीं हुआ है, कांग्रेस से भी डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो अब ये देखना है कि आपको जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं वो कितने ताकतवर लगते हैं। आपको क्या लगता है कि उनके साथ कंपटीशन आपका कैसा रहेगा? अब ये तो जब चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा, डेट डिसाइड हो जाएगी और कैंडिडेट्स आ जाएंगे तब होगा। मुझे लगता है कि अच्छा होगा। इस बार हमने बहुत काम कर रखे हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम बिजवासन विधानसभा में ऐसा है कि किसी ब्राह्मण कैंडिडेट को टिकट मिली है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी भी इस तरह का गेम खेलेगी कि किसी ब्राह्मण को दिया जाए? या क्योंकि स्टार्टिंग से हम जब से यहाँ पे दिल्ली में इलेक्शन हुए हैं, यहाँ अगर बिजवासन विधानसभा की बात की जाए तो हमेशा जाट कैंडिडेट को ही टिकट दिया जाता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। तो पहली बार ऐसा हुआ है, तो आपको क्या लगता है इस पर? देखिए, कास्ट फैक्टर तो एक अलग इशू है और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ने क्या सोचा होगा, क्या उन्होंने समीकरण बनाया, ये तो मैं इस पर तो कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ। लेकिन ये है कि यहाँ जाट काफ़ी बड़ी संख्या में रहते हैं, बहुत सारे गांव भी जाटों के हैं, तो इसलिए पार्टी सोचती होगी कि भाई जाट को लड़ा दें। मैं तो कास्ट में ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ। कास्ट में मेरी तो पत्नी भी ब्राह्मण है, वो पूर्वांचल से हैं, बिहार से हैं, तो ऐसी कास्ट फैक्टर में मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता। मेरा तो विश्वास इस बात में है कि जो भी आदमी चुनाव जीते वो एक जिम्मेदार कार्यकर्ता के नाते से चुनाव जीते, जो लोगों का भला कर पाए। अब आम आदमी पार्टी ने जो काम किया है पिछले दिनों में, वो कसौटी कसेगी जनता तय करेगी कि उन्होंने ठीक काम किया है कि नहीं किया है। आपसे ये जानना चाहेंगे जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं, क्योंकि अभी भी वो विधायक हैं, तो उनके कामों का एडवांटेज, क्योंकि उन्होंने जो जनता के लिए काम किया है, उसका एडवांटेज आम आदमी पार्टी को मिलेगा? मैं चाहूँगा कि निश्चित रूप से मिलना चाहिए और पूरा मिलना चाहिए, क्योंकि वो एडवांटेज मिलेगा तो इनकी जमानत जब्त होगी। जी। तो आपको ये लगता है कि पुराने जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया? तो अब आप ये आप सहन कर लीजिए। जो मौजूदा विधायक हैं, हमने उनके पोस्टर्स भी देखे हैं कि उनको सर्वश्रेष्ठ विधायक का खिताब मिला है। उन्होंने पूरे बिजवासन क्षेत्र में ये पोस्टर लगवाया है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये विधानसभा के अंदर की जो कार्यवाही है उसको लेके किसी एजेंसी ने ये तय किया है। आप कितने आपने स्पीच विधानसभा के अंदर दिए हैं और कितनी आपने अटेंडेंस दी है और क्या किया है, ये इसका संबंध क्षेत्र के डेवलपमेंट से नहीं है। और क्षेत्र के डेवलपमेंट के संबंध में जनता अब चुनाव में तय करेगी। और मैंने आपको बताया है कि अगर उनके विकास के मुद्दे के ऊपर जनता अगर फैसला करेगी तो मुझे बहुत खुशी होगी और अच्छा लगेगा। क्योंकि आप इस विधानसभा से बहुत टच में हैं और हो सकता है चांसेस आपके हैं, क्योंकि
जो बिजवासन विधानसभा बता रही है कि अगर सबसे ज़्यादा टफ अगर कंपटीशन है आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के किसी कैंडिडेट के साथ और बीजेपी का कोई कैंडिडेट खड़ा होता है तो वो सत्यप्रकाश राणा है। तो आपको क्या लगता है, अगर आप जीत जाते हैं और जीत कर आते हैं तो आप किस तरह का बिजवासन देखना पसंद करेंगे कि आपके अकॉर्डिंग नहीं, मैं मेरी विधानसभा है तो मैं अपनी विधानसभा को नंबर 1 पे लेकर के जाऊं, तो क्या क्या देखना चाहेंगे? एक तो आपने पानी बता दिया, पानी के अलावा हम जानना चाहते हैं कि और क्या हो सकता है। देखिए, रोड्स की हालत है, हमारे रोड्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो सब एक बेहतर अवस्था में आए। हमारे यहाँ कोई खेलने की जगह बच्चों के लिए नहीं है, तो उसके ऊपर फोकस हो। बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ कम्युनिटी सेंटर्स नहीं हैं, वो कम्युनिटी सेंटर बने हैं। हमारे यहाँ जो शाहबाद मोहम्मदपुर गांव है वहाँ फाटक है और फाटक बंद होती है, बहुत लोगों को परेशानी होती है। वहाँ एक अंडरपास बनना है। इसी तरह से पालम फाटक है, अगर आप यहाँ देखेंगे, और लाखों लोग उस फाटक की वजह से प्रभावित होते हैं, तो वहाँ एक अंडरपास बनना है। पार्किंग की समस्या है बहुत सारे इलाकों में बहुत ज़्यादा, तो वहाँ कोई मल्टी स्टोरी पार्किंग हमारे इलाके में बन जाए, उसके ऊपर हमें काम करना है। बिजली के तार हैं जो गलियों में खुले तार हैं और बहुत ज़्यादा उससे एक्सीडेंट का डर है, तो उसका कोई इंतज़ाम हो के वो अंडरग्राउंड सिस्टम बन जाए या जैसे भी उसका कोई समाधान हो वो हम करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हमें करने हैं। तो आपने सुना, हमारे साथ थे सत्यप्रकाश राणा जी, जिन्होंने बताया कि उन्हें दिल्ली के बिजवासन विधानसभा का स्वरूप कैसा चाहिए, आने वाले टाइम में वो किस तरह की अपनी विधानसभा देखना चाहते हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किसकी होगी सरकार और कौन होगा बिजवासन विधानसभा का विधायक। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहें एयर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।